हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 7500 बुक का डिस्कशन और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट्स में इसमें हम 1 से लेकर 20 तक डिस्कशन कर चुके हैं। और यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आगे। सेट नंबर 21 का यह पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। देखिए यजुर्वेद क्या है, तो ये वेद त्रयी में आता है। वेद त्रयी आपको याद ध्यान होगा कि वेद त्रयी क्या होता है। तो वेद त्रयी में 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होते हैं। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होते हैं। इसमें अथर्ववेद को छोड़कर, क्या अथर्ववेद को इसमें छोड़ करके सिर्फ 3 जो वेद होते हैं उसमें शामिल होते हैं। कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इसमें शामिल होते हैं। और उसी यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक क्या होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद होते हैं। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 टाइप होते हैं यजुर्वेद के। ठीक है, यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि कौन से कारण निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाज सनई, बाज सनई हो जाएगा। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में अंतर क्या है कि कृष्ण यजुर्वेद है जो कहाँ पे, तो ये साउथ इंडिया में, ये साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में शुक्ल यजुर्वेद को ये पढ़ा जाता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, बाज सनामी या बाज सनई शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है और बाज सनई नाम बाज सन्ने से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, ये याज्ञवल्क्य का ये संरक्षक भी कहे जाते थे। और ये शाखा बाज सनई शाखा के संस्थापक भी कौन थे? बाज सनई थे। ठीक है, और बाज सनेमी बाजसेनियन का एक निरंतर पाठ है। इसे 1975 के खंडों में, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे मुख्य ये आपको ये ध्यान रखना है कि बस कि बाजसेनेई क्या है, तो ये याज्ञवल्क्य का संरक्षक है और ये शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है। बस इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी ये प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये खारवेल हो जाएगा। जानते हैं खारवेल के बारे में कि खारवेल कहाँ के थे। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख या शिलालेख कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो कलिंग के शासक कहाँ, तो खारवेल। और कलिंग की बात करते हैं तो जो वर्तमान में अभी जो उड़ीसा है वो पहले क्या था? कलिंग था। और कलिंग की राजधानी कहाँ होती थी? तो राजधानी की बात करते हैं तो पूछ सकता है आपसे, तो राजधानी इसकी कहाँ? तोसली, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि 261 बीसी, कब? 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अशोक ने है जो बहुत ही इस तरह से संहार किया था और उसके बाद है जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह शिलालेख ओडिशा के कहाँ पे? भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा में स्थित एक गुफा की दीवार पे इसको उकेरा गया है। और इसे खारवेल ने 195 से लेकर 195 से 172 ईसा पूर्व के बीच में इसको बनाया था। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि और अर्धमगधी प्राकृत भाषा में यह लिखा गया है। और जानते हैं कि जैन का भाषा होता है, जैन धर्म का, वो क्या है? अर्धमगधी प्राकृत भाषा है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैन धर्म की भाषा क्या है, तो अर्धमगधी प्राकृत भाषा है। और बौद्ध धर्म की क्या है, तो पाली भाषा है। इसमें खारवेल की सैन्य जीत, प्रशासनिक उपलब्धि और जनता के लिए उसके कल्याणकारी कार्यों के बारे में भी इसमें है जो उकेरा गया है, बताया गया है। इस शिलालेख से खारवेल के शासनकाल के बारे में भी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे कि क्या है कि ये महामेघवाहन वंश का यह सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि खारवेल किस वंश से जुड़ा हुआ था। तो ये महामेघवाहन वंश का ये प्रतापी राजा था और वह जैन धर्म का, किसका? जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर था किसका? जैन धर्म का, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? महावीर के द्वारा की जाती है। और इसमें टोटल जैन धर्म में कितने? 24 तीर्थंकर होते हैं। और पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव होते हैं, जिनका सैमुल क्या होता है? बैल होता है। और 23 में होते हैं पार्श्वनाथ, जिनका सैमुल क्या होता है? सांप होता है। और 24 में होते हैं महावीर और इनका सैमुल क्या होता है? सिंह होता है, लायन होता है। वह गंधर्व वेद या संगीत की कला और विज्ञान में भी पारंगत थे। कौन? ये खारवेल। उसने अपने शासनकाल में कई मंदिर और अन्य संरचनाओं का भी निर्माण करवाया था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि वो पूरी तरह से जुड़े हुए थे किससे? जैन धर्म से। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए हम क्या, तो पहले वाले जो 20 वीडियो बनाए हैं उसमें सारे ये सब जो फैक्ट्स है, यहाँ पे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हम ऑप्शन को छोड़ते इसलिए जा रहे हैं कि पहले हमने इसको कवर कर लिया है। जिसने वीडियो लगातार देखते हुए आ रहे हैं उसको ये समस्या बार बार फिर इरिटेशन होगा कि बार बार एक ही चीज़ को इसको याद करना पड़ रहा है। इसलिए हम इसके जो मेन पार्ट्स है उसको पहले हम कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाकर इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका एक पूरी तरह से समझ विकसित होता जाएगा।
ठीक है। और निम्नलिखित में से किन स्थानों पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन यानी कि डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। कहाँ से? तो इसकी बात करते हैं तो ये बगौर से। और ये बगौर कहाँ पे है? तो बगौर है जो ये कहाँ, ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये बगौर भीलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में है, और जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और वहीं पे और एक आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में, और यहाँ से भी इसके प्रमाण मिलते हैं पशुपालन के। बात करते हैं कि किस तरह से पशुपालन स्टार्ट होता है। तो पहले पूरा पाषाण काल, फिर उस तरह से फिर मध्य पाषाण काल, और उसके बाद क्या आता है? एक नव पाषाण काल आता है, जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। पहले क्या होता है कि वो फूडिंग, हंटर और गैदरिंग करके वो खाना अपना 1 दिन का, 2 दिन का या 10 इस तरह से संग्रहित करता था, खाता था और उसको खत्म कर देता था और आगे शिकार की तलाश करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता चला गया, जब नव पाषाण काल की बात करते हैं तो नव पाषाण काल में कृषि का विकास देखने को मिलता है। और जब कृषि का विकास होता है तो साथ साथ में डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन का भी ये व्यवस्था स्टार्ट होता है। क्या वो नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड में। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कि जानवरों से बचाव के लिए भी कुत्ता को है जो साथ में लिया जाता है, कुत्ता को है जो पालतू सबसे पहले बनाया जाता है नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में ही पहिए का निर्माण किया जाता है, जिस कारण से वहाँ पे पॉटरी बर्तन का भी है जो बनाना स्टार्ट किया गया था नव पाषाण काल में। और कृषि के साथ साथ डोमेस्टिकेशन आपको ध्यान रखना है। और इसमें पॉलिश्ड स्टोन, ये नव पाषाण काल में क्या, तो पॉलिश्ड स्टोन का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? बागौर स्थल से मिला है। हालांकि फिर बाद में क्या हुआ, नव पाषाण काल से इस तरह से सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है कुत्ता को पालतू बनाने का। ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं कि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का यह काल है, जिसे बोलते हैं मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और इसमें पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों की खोज हुई थी, लेकिन पूरी तरह से उस तरह से डेवलपमेंट नहीं किया गया था। हालांकि ऐसा हुआ था कि पहले इस तरह से ब्लंट पत्थर था, इस तरह से पत्थर था। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा पत्थर को इस तरह से आकार दिया गया। जब इस तरह से पत्थर का आकार दिया जाता था, जब जानवरों को मारा जाता था फेंक करके, तो क्या होता था, वो उस पर पूरी तरह से नहीं लगता था, जिस कारण से क्या होता था, जानवर भाग जाते थे और उसको शिकार करना इतना आसान नहीं होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस तरह से पत्थर को ही काट करके इस तरह से नोकीला बनाना स्टार्ट कर दिया गया, जिस कारण से क्या हुआ, ये नव पाषाण काल में पूरी तरह से पॉलिश्ड स्टोन बनाया गया। यानी कि यहाँ पे क्या पॉलिश किया गया कोना पे, ताकि है जो किस तरह से जब किसी को एक बार मारो या फिर धनुष के माध्यम से भी इस तरह से इस्तेमाल करके हड्डियों में ऐसा बांधा, हड्डियों को नुकीला बना करके है जो फिर जानवरों का शिकार किया जाता था, ताकि वो एक बार लगे तो जानवर वहीं पे गिर जाए और उसका शिकार आसानी से हो सके। ठीक है, तो पूछ दे आपसे कि पॉलिश किए हुए स्टोन, तो ये पूरी तरह से नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड में इसका है जो स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक में। ठीक है, और मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार में फलक होते थे, पॉइंट होते थे, खुरचन, इस तरह से है जो स्ट्रक्चर होता था जो पूरी तरह से नुकीला नहीं होता था, यानी कि इस तरह से ब्लंट होता था। और इसमें माइक्रोलिथ, एक आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोलिथ जो लिथ मतलब स्टोन होता है, माइक्रो मतलब छोटा, छोटे छोटे स्टोन भी इसमें बनने स्टार्ट हो गए थे। हालांकि पूरी तरह से ये नुकीले होते चले गए कब, नव पाषाण काल में। और पशुपालन की शुरुआत नव पाषाण काल क्रांति के समय हुई थी, जब जानवरों को पहली बार पालतू बनाया गया था। वैसा ही पहली बार किसको, कुत्ता को बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या है, बगौर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को। देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, यह देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि प्रदान करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राय रायन की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये रामचंद्र देव को दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में रामचंद्र देव को हराया था। ये ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में रामचंद्र देव को हराया, और बाद में रामचंद्र ने सुल्तान को टैक्स देना बंद कर दिया, जिस कारण से फिर क्या हुआ, और टैक्स देना बंद कर दिया और गुजरात के शासक रायकर्ण को ये शरण दे दिया था। इसके जवाब में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करता है, 1307-8 में अपने उसके जो सेनापति होता है मलिक काफूर, जिसे क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी भी बोलते हैं, क्या 1000 दिनारी इसको कहा जाता है, किसको, मलिक काफूर को। और एक मलिक काफूर क्या था, एक ट्रांसजेंडर था, और वो उस तरह से दक्कन पे जो इसका अभियान चलता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें ये मुख्य भूमिका निभाता है।
करण मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को हरा करके दिल्ली भेज दिया। जब दिल्ली ये पहुंचता है रामचंद्र देव तो वहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है और इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि वो खुश हो जाता है और उसे है जो फिर रामचंद्र देव को क्या तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे राय रायन की भी उपाधि देती है और साथ में फिर बोलता है कि जाकर के आप उसका राज वापस दे दिया जाता है और फिर बोलता है कि आप जाके मेरे अधीन ही रहकर राज्य करें। और इस व्यवहार से रामचंद्र इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर कभी सुल्तान के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हुजूर साहब, हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद और स्मृति में बना था? तो ये इसका आंसर गुरु नानक हो जाएगा। गुरु नानक जी का जन्म जानते हैं कि कहाँ पे होता है? ये रावी नदी के किनारे कहाँ पे? तलवंडी नामक गांव में होता है। और इनकी समाधि कहाँ बनी हुई? कहाँ पे ये मृत्यु होते हैं? कहाँ पे? ये करतार साहिब, ये पाकिस्तान में है। दोनों जगह पाकिस्तान में भी वर्तमान में है। और देख सकते हैं ये कौन से कुल में होता है, ये पूछ सकता है। तो खत्री कुल में इनका जन्म होता है, खत्री कुल में। और ये शुरुआत में क्या थे? एक ब्राह्मण थे, फिर बाद में क्या हो गए? तो ये है जो गुरु नानक बन गए थे, जो सिख धर्म के है जो गुरु कहलाते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है और कुछ विद्वान इनकी, पंजाब जो है वो पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। और कुछ विद्वान की जन्म तिथि को 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, जबकि कुछ ये विवादास्पद भी है, ठीक है। और तलवंडी का नाम आगे चलकर क्या पड़ गया? तो नानक के नाम पे ननकाना पड़ गया, ननकाना पड़ गया। इन्होंने लंगर की शुरुआत की। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लंगर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु नानक के द्वारा ये लंगर की शुरुआत की गई थी और इन्हीं की याद में हुजूर साहब गुरुद्वारा भी बनाया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे हमने सारे जो पर्सनालिटी है उस पर क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम बढ़ते जाते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी यानी कि वॉल पेंटिंग, क्या वॉल पेंटिंग यानी दीवालों पे पेंटिंग करने की शुरुआत की गई थी? तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, ये जानना है कि मुगल काल में सबसे पहले जो चित्रकला की शुरुआत होती है किसके समय होती है? तो हुमायूं के समय में होती है। हालांकि ये जहांगीर के समय में पूरी तरह अपने चरम स्थिति पे ये पहुंच जाती है, लेकिन अकबर के द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया और अकबर के द्वारा ये भित्ति चित्रकला की शुरुआत की गई। साथ में पेंटिंग का कारखाना भी है जो बनाया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत भी की गई और बसावन था वो अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बसावन किससे संबंधित था? तो ये अकबर से संबंधित था और अकबर के समय का ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। वह चित्रकला में सभी क्षेत्रों रंगों का प्रयोग करता था, ठीक है। और भूदृश्यों के भी चित्रण का ये सिद्धांत था। और उसकी एक जो सर्व उत्कृष्ट कृति है क्या है? एक मृतका यानी एक दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र इन्होंने बनाया था और यह उनका सर्वश्रेष्ठ चित्रकला है, ठीक है। अकबर के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला भी आरंभ हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसके काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपियन पेंटिंग्स की शुरुआत होती है? तो अकबर के समय में। उससे प्रभावित होकर वह विशेष शैली अपनाई गई जिसमें चित्रों में करीब तथा दूरी का स्पष्ट ये इसमें बोधन होता था। अकबर ने चित्रकार दसवंत को साम्राज्य का अग्रणी कलाकार भी घोषित किया था। इसको भी ध्यान रखना है कि दसवंत और बसावन किससे संबंधित थे? तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर कालीन चित्रकला में नीला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूरी रंग का भी इस्तेमाल हुआ और सुनहरे रंग का भी प्रचुरता से इसमें प्रयोग किया गया था। और इस काल में राजपूत चित्रकला का भी इसमें प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। जानते हैं कि जहांगीर के समय में क्या हुआ? चित्रकला काफी उत्कर्ष ये ऊंचाई पे पहुंचा था, इसको भी ध्यान रखना है। करण निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता हो जाएगा, इब्न बतूता। तो जानते हैं इब्न बतूता है जो बताता है कि सल्तनत काल में प्रचलित उस समय का डाक सिस्टम था और ये मोरक्को के यात्री था। कौन? मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का यात्री था इब्न बतूता। इसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा था, क्या? रेहला लिखा था, क्या? रेहाला, ठीक है, क्या? रेहला लिखा था। इब्न बतूता रेहला लिखा था। इसमें उन्होंने बताया है। और इब्न बतूता किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आता है और तुगलक के दरबार में काजी भी रहता है, काजी बनकर इसमें रहता है। और इन्होंने बताया कि किस तरह से डाक प्रणाली की व्यवस्था है जो उस प्रकार किस तरह से काम करती थी। तो इसके दो तरह की थी, जैसे एक पैदल होता था और एक घुड़सवार, दो तरह के इसमें कार्य किए जाते थे, ठीक है। घोड़े की चौकी को
उलुक कहा जाता, क्या उलुक कहा जाता था। और इसे हर 4 मील की दूरी पर तैनात शाही घोड़े इसको चलाया करते थे। और पैदल डाक के लिए हर कोस पर क्या होते थे, डाक चौकी होते थे। और हर कारे के पास 2 गज लंबा एक डंडा होता था जिसमें घुंघरू बंधी होती थी और वो घोड़े पे बैठा रहता था और उसमें जब चलता था तो उसमें घुंघरू का आवाज होता था ताकि दूर से ही है जो उसमें अलर्ट हो जाए, जो पहुंचने से पहले ही अलर्ट हो जाए जहां अगले चौकी से पहले। ठीक है, तो डाक प्रणाली की वजह से व्यापारियों को लंबी दूरी पर सूचना भेजने और ऋण भेजने में आसानी होती थी। इस डाक प्रणाली से कम समय में जरूरी सामान भी भेजे जा सकते थे। और दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक संदेश वाहक डाक प्रणाली की शुरुआत की थी। इसको भी याद रखना है कि किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो इसमें कह रहा है देखिए सोजे वतन किसके द्वारा लिखा गया है, तो पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, प्रेमचंद है, प्रेमचंद। और सोजे वतन का मतलब क्या होता है कि उस समय जो भारत शोक में था उन्हीं के बारे में, सब आज़ादी की लड़ाई के लिए ये लिखे गए थे सोजी वतन, किसके द्वारा, ये प्रेमचंद के द्वारा। और इंडियन स्ट्रगल की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, इंडियन स्ट्रगल। और फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान है जो संस्था, ये पुस्तक लिखा गया फ्री हिंदुस्तान। तो इसमें कोई भी कथन ऐसा नहीं है कि गलत है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें सही, तीनों बुक का ऑथर सेम सही दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से कोई भी कथन यहाँ पे है जो गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी जैसे पुस्तक लिखा गया है कि जेम्स अगस्टस हिकी ने लिखा है क्या, तो 29 जनवरी 1780 को, ये डेट याद रखना है। उसको भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट को प्रकाशित किया था। ठीक है, बंगाल गजट कब प्रकाशित होता है, तो जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में प्रकाशित होता है। और यह हिकी का बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के रूप में भी इसे जाना जाता है। और प्रताप की बात करते हैं तो ये प्रताप कौन लिखता है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से साप्ताहिक समाचार पत्र ये प्रताप को प्रकाशित किया था, इसको ध्यान रखना है। इस पत्र के जरिए उन्होंने दोहन और अन्याय के खिलाफ आवाज उस समय उठाई थी जो ब्रिटिश हमारे ऊपर कर रहे थे। वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम को शुरू किया था और इसके संपादक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। कौन, अरविंद घोष इसके संपादक थे। और इंडियन मिरर की बात करते हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया इंडियन मिरर के बारे में, तो इंडियन मिरर को मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, मुख्य रूप से देवेंद्र नाथ टैगोर की इसमें काफ़ी अधिक भूमिका थी, इसलिए याद रखना है। और 1861 में इन्होंने इंडियन मिरर की स्थापना किया था। बॉम्बे हेराल्ड की बात करते हैं तो विलियम एस बर्नर ने 1790 में बॉम्बे से बॉम्बे हेराल्ड प्रकाशित किया था। बॉम्बे हेराल्ड किसने प्रकाशित किया था, विलियम एस बर्नर ने। और बॉम्बे समाचार की बात करते हैं तो 1830 में बम्बई से गुजराती भाषा में बॉम्बे समाचार बॉम्बे समाचार क्या हुआ था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग यानी फैमाइन कमीशन की बात करते हैं। ठीक है, इसको स्थापित करने की सिफारिश किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग हो जाएगा, क्या, स्ट्रेची आयोग। और यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में बहुत सारे उस तरह से उस समय जो अकाल हो रहे थे उसके बारे में कहा कि हर एक प्रांतों में यानी कि सारे प्रांतों में एक एक क्या, तो अकाल आयोग की स्थापना की जाएगी ताकि उसका जो मेन रीजन है क्यों हुआ उस समय अकाल आया और क्यों लोग भूख से मरे जा रहे हैं, क्यों वहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, इसके बारे में है जो जांच पड़ताल करने के लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए जो रिलेटेड किससे थे, अकाल से रिलेटेड थे। जैसे कि कैंपबेल आयोग बनता है कब, 1866 में बनता है, सर जॉन लॉरेंस के समय में बनता है। और यहाँ देख सकते हैं कि बूट्स डिस्पैच भी आता है कब, 1854 में, जो शिक्षा से संबंधित है और ये डलहौजी के समय आता है। स्ट्रेची आयोग की बात करते हैं तो 1880 में आता है और लॉर्ड लिटन के समय में आता है, लॉर्ड लिटन के समय स्ट्रेची आयोग। और हंटर आयोग आप जानते हैं ये किससे संबंधित है, ये एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 1882 में रिपन के समय में आता था, रिपन के समय। कॉकरेल आयोग यह 1886 में आता है और लॉर्ड डफरिन के समय आता है, लॉर्ड डफरिन के समय। जबकि लॉयल आयोग कब आता है, 1896 में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय आता है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। मैकडॉनल्ड आयोग पूछा जाता है 1900 में आता है लॉर्ड कर्जन के समय, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही रेलवे आयोग आता है जो शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित। और वुडहेड आयोग 1943 में आता है और लॉर्ड बेवल से संबंधित था, लॉर्ड बेवल से संबंधित था, 1943 में आता है वुडहेड आयोग।
और सार्जेंट आयोग के बारे में जानते हैं। सार्जेंट आयोग कब आता है? 1944 में, और यह शिक्षा से संबंधित था। इसको भी ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे है जो पूछे जा सकते हैं। कौन से आयोग किससे संबंधित है और ये कब आए थे और किसके द्वारा लाए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की बात करते हैं कि 1886 में हुआ था और किस स्थान पे आयोजित किया गया था। तो जानते हैं ये कहाँ पे? तो पहला जो सेशन होता है कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। और दूसरा सेशन का पहला सेशन कब होता है? 1885 में होता है। ठीक है, और इसके WC बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद 1886 में कहाँ पे होता है? तो 1886 में ध्यान रखना है। ये इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी होते हैं। दादा भाई नौरोजी होते हैं। और इसके सेशन कहाँ पे? कोलकाता में किया जाता है। ठीक है, आपको एक चीज, जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये दिसंबर के है, जो लास्ट जो दिसंबर होता है उसी के आसपास होता है। दिसंबर मंथ में जो मुख्य सेशन होता था। और जिस प्रांत में होना है उस प्रांत का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं WC बनर्जी कहाँ के हैं? कोलकाता के, लेकिन ये कब बने? ये बॉम्बे के प्रेसिडेंट बनते हैं। और दादा भाई नौरोजी बॉम्बे के होते हैं, लेकिन कोलकाता में प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इस तरह से है जो वहाँ के जो रीजनल जो होते हैं उनको वहाँ का प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं बनाया जाता था। इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने बहुत सारे अधिवेशन में चर्चा किया है तो पिछले वीडियो में, तो बाकी आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को होती है। और इसके जो सचिव होते हैं कौन होते हैं? A.O. ह्यूम होते हैं, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं। और इसके पहले बनाए जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास का युद्ध जानते ही कब होता है? 1760 में होता है। और वांडीवास जगह कहाँ पे? तमिलनाडु में ये जगह है वांडीवास। ठीक है, और कह रहा है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जानते हैं इसका सर आयरकुट। सर आयरकुट करता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है? कॉन्टे डी लाली ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता है। बक्सर ये किसमें? ये वांडीवास के युद्ध में करता है। ठीक है, और यह युद्ध कब होता है? 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास जगह में होता है। ठीक है, और यह युद्ध 7 साल के युद्ध जो 1756 से लेकर 1763 का एक हिस्सा था, उसी के बीच में लड़ा गया था। और क्या होता है कि यूरोप में है जो ऑस्ट्रिया पे अधिकार जमाने के लिए अपना ऐसा युद्ध लड़ा गया था, फ्रांस और ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा को कमजोर कर दिया और ब्रिटेन यहाँ पे काफी मजबूत दिखाई दिए। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी पांडिचेरी तक ही सीमित रहे और 16 जनवरी 1761 को ये फिर क्या हुए? फ्रांसीसी आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के बाद कॉन्टे डी लाली को कैद कर दिया गया और कथित राजद्रोह के लिए पेरिस में मुकदमा भी चलाकर उसे फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि हेक्टर मुनरो की बात करते हैं तो ये क्या? तो बक्सर का युद्ध 1765 में होता है। इसको लीड करता है कौन? ये अंग्रेजी सेना की तरफ से हेक्टर मुनरो। जबकि रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? प्लासी के युद्ध में ये है जो अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये युद्ध लड़ता है। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन था इसलिए हमने आगे इसको स्किप कर रहा है, पहले आगे हमने बता चुका है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। गांधी जी ने उपरोक्त कथन ये कब कहा था? तो यह 1930 के दशक में कहा था, जब ये क्या किए थे? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं क्या? तो दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से। ये गुजरात के कहाँ पे? दांडी में ही जाते हैं। कहाँ पे? नवसारी जिला में जाते हैं। और वहीं पे 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यह 24 दिनों का चला था। 24 दिनों तक ये चले थे। और इसमें टोटल सहयोगियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें टोटल सहयोगियों की संख्या क्या थी? 18 यहाँ पे कर लीजिए। कितना? सॉरी 78 यहाँ पे 78 अनुयायी उनके साथ साबरमती आश्रम से रवाना होकर ये कितने किलोमीटर? तो लगभग 386 किलोमीटर। इसको पूछ दे सकता है कि 240 मील, ये भी ध्यान रखना है। 240 मील बराबर होता है क्या? 386 किलोमीटर, इसलिए ऐसा दिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन तो BPSC PT ने पूछा है कि 24 दिन और 78 अनुयायी, अब ये बच रहा है कि 240 मील और 386 ये किलोमीटर ये चले थे। ठीक है, और इनका मकसद क्या था? तो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध पर इनका ये प्रतिरोध करना था। ठीक है, और ये सविनय अवज्ञा का एक सविनय अवज्ञा आंदोलन यही से शुरुआत होती है, जब ये नमक कानून तोड़ते हैं तब।
गांधी जी ने सत्याग्रह के जरिए अत्याचार का भी विरोध किया और उनकी इस अवधारणा की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। और ये अहिंसा गांधी जी ये सीखते कहाँ से हैं, कहाँ से ये कंसेप्ट लाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ये जैन धर्म से लाते हैं। और उसने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और आज़ादी के लिए भी आंदोलनों को प्रेरित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट के बीच का अंतर क्या होता है। तो अस्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार क्या करती है, अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती यानी कि क्या प्राप्ति, यहाँ पे क्या प्राप्ति यानी रिसिप्ट यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी किस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है और किस तरह से रिसिप्ट आ रहा है, दोनों का जिक्र कहाँ पे मिलता है, अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट में मिलता है। जबकि ये लेखा अनुमोदन यानी कि वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ खर्च के बारे में बताया जाता है, खर्च के बारे में। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही सही दिया गया है। तो यहाँ पे केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बाकी आप एक्सप्लेन देख सकते हैं कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, केवल सरकार के बजट में खर्च से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जो एक्सपेंडिचर किया जाता है और रेवेन्यू प्राप्ति की जाती है उसके बारे में भी चर्चा इसमें की जाती है, दोनों शामिल होता है। वोट ऑन अकाउंट पर कोई चर्चा नहीं होती है, जबकि अंतरिम बजट में पारित होने से पहले निचले सदन यानी कि लोकसभा में इसकी चर्चा की जाती है। वोट ऑन अकाउंट केवल 2 से 4 महीने की अवधि के लिए ही वैध होता है, जबकि अंतरिम बजट पूरे 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। वोट ऑन अकाउंट में संसद में मतदान के दौरान कोई औपचारिक चर्चा नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वसम्मति से इसको पे मतदान कर लिया जाता है, क्योंकि इस पे क्या होता है, कोई भी औपचारिक चर्चा इस पे नहीं की जाती है। ये 3 से 4 महीने का ही बजट का एक खर्च का बजट होता है। और अंतरिम बजट में राजस्व अनुमान, व्यय आवंटन, नीति घोषणाएं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं सहित राजकोषीय नियोजन के सभी पहलू इसमें शामिल किए जाते हैं। अंतरिम बजट को नियमित बजट की तरह ही संसदीय जांच और स्वीकृति से भी गुजरना पड़ता है। वोट ऑन अकाउंट भारत के संयुक्त वित्त से केंद्र सरकार की अल्पकालिक व्यय मांगों को पूरा करने से यह संबंधित होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। ऐसे बहुत बार हमने जो 12 अनुसूची है उसके बारे में जिक्र दिया है, तो यहाँ पे बस मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, यानी कि एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया था और इसको 10वां अनुसूची में डाला गया है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया। ऑप्शन ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में होता है, उसके द्वारा इसको डाला जाता है। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें दिखा रहा है कि विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है, यानी कि लेजिस्लेटिव जो पावर है उसका डिवीजन कैसे होता है, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और क्या स्टेट लिस्ट, यानी 3 लिस्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्या होता है यूनियन लिस्ट में 100 और स्टेट लिस्ट में 61 और 52 होते हैं क्या, तो कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि समवर्ती जो सूची होती है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें टोटल 22 भाषा का जिक्र दिया गया है। हालांकि 12 शुरुआत में कितना रहता है, 14 भाषा रहता है, इसको बढ़ा करके 8 भाषा इसमें डाला गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश है जो इसमें उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसको संथाली इसमें शामिल किया गया है, संथाली भाषा भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से हमने पहले आपको बता चुके हैं, तो बार बार इसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और जो रेगुलर सीरीज को देखते आ रहे हैं उनको ये फायदा भी मिलनी चाहिए कि ताकि उसका रिवीजन है जो होता चले आए, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि पहला का ए का 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 2 यहाँ पे सिर्फ दिया गया है, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है। तो कहाँ से, ये कह रहा है किससे, तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, तो ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से संविधान से, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स की जो स्वतंत्रता है उसकी अवधारणा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 301 में इसको डाला गया है। इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की आज़ादी के बारे में इसमें बताया गया है, और इस अनुच्छेद में बताया गया है कि पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की आज़ादी होगी। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है और यदि उसे मध्य प्रदेश में किसी को सामान बेचना है तो उसे बिना किसी बाधा या प्रतिबंध के वो वहाँ पे क्या करे, वो ऐसा सक्षम होना चाहिए कि वहाँ पे अपना ट्रेड कर सके। और भी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 302 क्या होता है, तो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है, तो एकमात्र संसद के पास है, ये भी ध्यान रखना है।
और ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 302 में। 303 में दे रहा है कि व्यापार और वाणिज्य से जुड़े मामलों में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। और 304 में दिया गया राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 300 ए क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें शामिल किया गया है, यानी संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें शामिल किया गया है। और ये कौन से अमेंडमेंट में? यानी आर्टिकल 44th अमेंडमेंट, सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th, ठीक है, कब? 1978 में इसको लाया गया, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। ये पहले क्या था? एक फंडामेंटल राइट था जो आर्टिकल 19(1)(f), क्या 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में इसको दिया गया था। हालांकि वहां से क्या गया? इसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और फिर ला करके कहां पे? आर्टिकल 300 ए में इसको ला करके पटक दिया गया और इसको बना दिया गया क्या? तो एक विधिक अधिकार बना दिया गया, क्या? एक लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि वेलफेयर स्टेट का जो मेन फंक्शन है वो किसके में दिया गया है? तो ये दिया गया है कहाँ पे? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की में ऐसा दिया गया है। और जानते हैं कि डीपीएसपी क्या करता है? तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक एंड आर्थिक प्रजातंत्र को यह मजबूत करता है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को यह क्या करता है? मजबूत करता है। और बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या करता है? तो ये राजनीतिक प्रजातंत्र को यह मजबूत करता है, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कभी कभी स्टेटमेंट में आपको ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और डीपीएसपी का जिक्र कहाँ मिलता है? तो ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। और कहाँ पे? पार्ट 4 में दिया गया है, पार्ट 4, ठीक है। काफ़ी बेसिक है, ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। और सरकार क्या करती है कि बहुत सारे ऐसे नियम कानून ऐसे सरकार के लिए दिए गए, राज्य सरकार के लिए डीपीएसपी में दिए गए हैं कि यदि वो इस तरह से जब नियम बनाए, कोई कानून बनाए, तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह से जनता का वेलफेयर हो। और आर्टिकल 38 में दिया गया है, आर्टिकल 38 में दिया गया है किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय है जो राज्यों के में रहने वाले जनता का इसमें सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है, इसको बारे में दिया गया है। और ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने की बात करता है आर्टिकल 38, ठीक है। और 39 में भी दिया गया है इस तरह से कि जो धन का बंटवारा हो, धन का बंटवारा भी एक क्या हो? इक्विटेरियन वे में हो, यानी कि क्या हो? तो सही तरह से हो, ताकि किसी एक के पास उस तरह से राज्य में कलेक्शन ना हो पाए जाके, ताकि उस तरह से अनार्की पैदा हो जाए। और ये भी ध्यान रखता है कि किस तरह से न्याय उचित व्यवस्था में लोगों को मिल सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कहाँ? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है डीपीएसपी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और ये सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देता है। और इन सिद्धांतों का मकसद क्या होता है कि नागरिकों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बनाना और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य मकसद है। और 14, 15, 16 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। जानते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या करता है? राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता के अधिकार की बात की गई है कानून के समक्ष। और 15 में क्या होता है? राइट टू प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेस, क्या? तो सेक्स रेस्ट कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सेक्स रेस्ट कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे इसको कह रहा है कि यदि जन्म, जाति या लिंग के आधार पे आपके कोई भी उसमें भेदभाव न किया जा सके, उसको रोकने के लिए आर्टिकल 15 में दिया गया है। 16 में क्या किया गया है? राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी आपको नौकरी पाने का इसमें आपका अधिकार है, इसमें दिया गया है 16 में। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा इसमें कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं, कुछ रिजर्वेशन भी दिए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 38 में कह रहा है कि 38 में कल्याणकारी राज्य के मामले इसमें जुड़े हुए हैं, जैसा हमने बताया 38 और 39। और संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया गया है। जानते हैं कि वेलफेयर स्टेट का इसमें जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। कहाँ पे? तो ये उद्देश्य में की जाती है, प्रियम्बल में। हालांकि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत क्या है? तो एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। और इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय और नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी है। आपको ये ध्यान ये भी रखना है कि व्यक्ति और जब पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो व्यक्ति और
नागरिक में फर्क महसूस होना चाहिए कि फर्क होता क्या है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कहीं व्यक्ति लिखा है तो कहीं नागरिक लिखा है। तो व्यक्ति क्या होता है, कोई भी, यानी कोई भी रेसिडेंट, कोई भी इंडिया, चाहे वो अमेरिकन का निवासी हो, अमेरिका का निवासी हो, जो इंडिया में रह रहा हो, अभी प्रेजेंटली उसको क्या बोलेंगे, उसको रेसिडेंट बोलेगी या फिर उसको व्यक्ति बोलेंगे, पब्लिक बोलेंगे। लेकिन यदि कोई, जैसे हम हैं, इंडिया का अभी क्या है, सिटीजन है, जो यहाँ का है, मूल निवासी भी है, रेसिडेंट भी है, प्लस क्या है, सिटीजन भी है, तो साथ साथ हम दोनों हैं, तो इसको नागरिक बोलेंगे। ठीक है। करा भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध दिया गया है? तो आपको हमने बताया कि आर्टिकल 38 में दिया गया है, आर्टिकल 38 में दिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। साथ साथ आपने देखा प्रियम्बल में भी बात करता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू sovereign socialist secular democratic republic and secure to its all its citizens justice social economic and political। यहाँ पे तीनों की बात करता है, सोशल, ठीक है, जस्टिस क्या, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल की बात करता है। इसको ध्यान रखना है, ये यहां पे दिया गया है, तो ये दिया गया है यहाँ पे, ये प्रियम्बल में दिया गया है और साथ साथ दिया गया आर्टिकल 38 में। प्रियम्बल प्लस आर्टिकल 38, और आर्टिकल 38 कहाँ पे है, तो ये डीपीएसपी में है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परम आदेश, यानी इसको कहते हैं मैंडमस, जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए ऐसा बोला जा सकता है, या फिर कोई ऐसा सरकारी इंस्टीट्यूट है या कोई सरकारी कार्यालय है जो सही से काम नहीं कर रहा है, उसको ये आदेश दे सकता है कि आप अपना काम सही से करें। और संघ और राज्यों के बीच को तथा विभिन्न राज्यों के बीच विवाद का निपटारा किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाने के लिए आदेश। तो कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा कि किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए यह रिट जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ये जारी किया जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसका रिट का जुरिस्डिक्शन पावर किसका ज़्यादा होता है? तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पावर होता है जो ज़्यादा होता है रिट जारी करने का, ये भी ध्यान रखना है। और 5 तरह के रिट्स होते हैं जिसको हमने कई बार 2 से 3 बार आपको ये पूरे सीरीज में आपको हमने बताया है। तो इस तरह से आगे हम फिर बढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, और अब जानते हैं कि आप यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है यानी उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के दौर, आर्टिकल 32 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? हाई सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? 226 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है कि वो रिट जारी करेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में सही कथन यह है कि परमादेश रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसका वैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य करने के लिए जारी की जाती है। और इसका मतलब क्या है कि हम आदेश देते हैं कि आप इसको काम करें। और यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निगम, न्यायाधिकरण, निचली अदालत या सरकार के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। या किसी निजी व्यक्ति, याद ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी पब्लिक या प्राइवेट पर्सन यानी कोई निजी व्यक्ति या निकाय या राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल या कार्यरत मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ ये परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसको कंडीशन को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे एडिटोरिया क्या है, एक पब्लिक, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट नहीं जारी करेगा कि आप क्यों बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये इस तरह से देख सकते हैं कि निजी व्यक्ति या निजी निकाय के खिलाफ ऐसा जारी रिट नहीं किया जा सकता है। कौन सा? तो मैंडमस, याद रखना है। और किसी निजी संगठन के लिए भी परमादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है तब जब कोई वह सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा कर रहा होता है, तभी वह जारी किया जा सकता है। ठीक है, इसको कंडीशन को याद रखना है। ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी और बीपीएससी पीटी में ऐसे स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए बिल को संसद में पारित करने की आवश्यकता कैसे पड़ती है, यानी कि किस तरह से उसको बिल को पास किया जाता है? तो साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाता है, यानी 50% प्लस मेजोरिटी हो जाता है तब उसको पास कर दिया जाता है। हालांकि इसको कभी कभी जो जानते हैं कि इस तरह से संविधान संशोधन अधिनियम होता है जो आर्टिकल 368 में दिया गया है, जो संविधान कहाँ संशोधन अधिनियम की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या होता है कि संविधान संशोधन अधिनियम होता है वो उसमें क्या होता है कि 50% मेजोरिटी के साथ साथ आपको क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए।
और कभी कभी ये तीसरा कंडीशन ये होता है कि आपको 15 स्टेट ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए प्लस 15 स्टेट का रेटिफिकेशन भी होना चाहिए, जहां पे कुछ राज्यों के मामले को भी यदि उल्लंघन हो रहा है तब। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इस तरह से संविधान संशोधन अधिनियम जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 3 में दिया गया है कि नए राज्यों के निर्माण और क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन यदि करना है या नया नाम देना है तो ये आर्टिकल 3 में यह है जो इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्य के कुछ हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, और ये एक राज्य को 2 राज्य में भी कन्वर्ट कर सकता है, या राज्य के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है या वृद्धि में, या उसके क्षेत्रफल में कमी भी कर सकता है, और सीमा या राज्य के नाम को भी बदलने का या इसके साथ संसद के पास अधिकार है। हालांकि संसद के किसी भी सदन में विधेयक के पेश होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही है जो क्या इसके संदर्भ को निर्दिष्ट अवधि के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ अवधि के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए राज्यों के विधानमंडल को भेजा जाता है, और राज्य के विधानमंडल उस पर पास करे या ना करे, या उसके सहमति बने या ना बने। यदि वो उस टाइम लिमिट के अंदर कुछ रिकमेंडेशन नहीं देता है तो राष्ट्रपति या फिर सेंट्रल संसद इस तरह से उसमें इंडिपेंडेंट होता है कि वो अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल बिना किसी परामर्श के नए राज्य का निर्माण करने वाला विधेयक भी पारित करता है, और संसद द्वारा राज्य विधानसभा के द्वारा की गई राय का पालन करना अनिवार्य नहीं मानता है, यानी कि वो रिकमेंडेशन दे या नहीं दे या कुछ दे तो भी उसको फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पारित नहीं कर सकता है तो यदि दिए गए समय की कोई राय नहीं बना सकता तो विधेयक संसद में वो जो टाइम पीरियड की समाप्ति के बाद पेश किया जाता है, और संसद में पेश किए जाने के बाद बिल को नए राज्यों के निर्माण के लिए साधारण बहुमत से इसको पास करके एक नया स्टेट को डेवलप किया जा सकता है, या फिर 1 से 2 राज्यों को है जो निर्माण भी किया जा सकता है, या एक नया राज्य का नाम भी दिया जा सकता है। तो इसको आपको कंसेप्ट को क्लियर रखना है, कई बार पूछा जाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो जानते हैं जो इस तरह से कहाँ पे हिंद महासागर में लोकेटेड है श्रीलंका, भारत के जस्ट नीचे तमिलनाडु और किसके बीच, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्टेट आता है, पाक जलडमरू मध्य, इसको अलग करता है इंडिया, और ये श्रीलंका को अलग करता है। लेकिन यदि हम मेन भूमि की बात छोड़ करके कहाँ पे समुद्री मार्ग की बात करते हैं, तो समुद्री रास्ते की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स इधर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ से आपको सुमात्रा मिलेगा, फिर जावा मिलेगा। ये किसका द्वीप है? तो इंडोनेशिया का द्वीप है। तो इसलिए जो सबसे निकटतम श्रीलंका के बाद जो द्वीप है भारत का, कौन सा भारत के पास पड़ोसी देशों में, तो ये क्या है? सुमात्रा, जो कहाँ पे आता है, किसका है? इंडोनेशिया का आता है, इंडोनेशिया का आता है। यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, और इसका नाम अभी वर्तमान में चेंज भी किया गया है, और इसका आप कमेंट करके बताएं कि अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन यदि मालदीव की बात करते तो कहीं कहीं ये भी दिया गया है कि मालदीव है जिसका नियरेस्ट पॉइंट है, लेकिन दूसरा पड़ोसी देश है श्रीलंका के बाद, लेकिन वो बात कर रहा है किसका? तो मेनलैंड भूमि का बात कर रहा है। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया है क्या? समुद्री पड़ोसी देश। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शून्य अक्षांश। शून्य अंश यानी 0 डिग्री, अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे मिलते हैं? तो जानते हैं कि जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड, और जो खड़ा है वो क्या है? ये लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड क्या करता है? लॉन्गिट्यूड क्या करता है? तो लॉन्गिट्यूड क्या करता है? ये टाइम पीरियड बताता है, टाइम बताता है, जबकि समय बताता है कौन? लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड क्या बताता है? तो लैटिट्यूड बताता है कि किस लोकेशन पे, यानी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं कि इस तरह से जो क्या है वो लैटिट्यूड है, और इस तरह से जो गिरा है वो लॉन्गिट्यूड है। और दोनों मिल कहाँ पे रहा है? देख सकते हैं कहाँ पे दोनों मिलता है, तो दोनों मिलता है कहाँ पे? ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यहाँ पे देख सकते ऊपर नॉर्थ अटलांटिक महासागर और नीचे साउथ अटलांटिक महासागर। और ये कहाँ पे मिलता है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित नल द्वीप पर मिलता है। कहाँ पे? नल द्वीप पे मिलता है। और नल द्वीप एक काल्पनिक द्वीप है, इमेजिनरी आइलैंड है, जहाँ पे कोई निवास रहता नहीं है, और इसका कोई एक इस जो निर्देशांक है उस पर कोई भूभाग नहीं है, भी ध्यान रखना है। और यह बिंदु भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के मिलने का यह स्थान है। ठीक है, और यह बिंदु किसका है? तो भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच में ये मिलने का भी स्थान है। भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के मिलने की जगह के बारे में जानते हैं। यह घाना से करीब कितना? 380 मील दक्षिण और गैवन से 670 मील पश्चिम में है। आपको ये ज़्यादा याद रखना नहीं है।
और यह स्थान कहाँ, तो अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट के पश्चिमी किनारे का हिस्सा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पश्चिमी किनारे पे स्थित है। कहाँ पे, पश्चिमी किनारे पे। और महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत, जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, उसी के सिद्धांत के आधार पे कहा जा रहा है कि कभी कभी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों आसपास या साथ साथ उस तरह से जुड़े हुए थे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर दोनों को मिला दिया जाए तो एक समरूप है जो उस तरह से कंटिनेंट बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में बताना है कि इसमें कौन से कथन क्या है, गलत है, गलत है। यहां देख सकते हैं कह रहा है कि यह साधारणतः किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड होता है, जिस कारण से इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। और ये मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से भी है जो भरपूर होता है, समृद्ध होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और लैटेराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। और इसका ये गलत हो जाएगा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह नहीं पाया जाता है। कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। केरल प्लस तमिलनाडु के क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। और इस मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं काजू और साबूदाना की अच्छी उपज यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, काजू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। इसको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है काजू का उत्पादन। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। और ये आसपास के क्षेत्रों में भी इसका है जो उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका चौथा स्टेटमेंट भी गलत है और तीसरा भी गलत है, यानी कि 1 और 2 क्या है, सही सही दिया गया है। तो कह रहा है कौन सा इसमें गलत है, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें दे रहा है कि 3 और 4 क्या है, तो इसमें कह रहा है कौन से कथन गलत है, तो 3 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन मिला सकते हैं, यहाँ पे केवल 3 और 4 क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बुक से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि बहुत सारे मिट्टी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि अलुवियल सॉइल है जो गंगा किनारे के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये पूरे देश का 40 से 45% का क्षेत्र को कवर करता है। कौन, जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल करता है। ठीक है, और तराई सॉइल होता है जो गंगा हिमालय के क्षेत्रों के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है, मीडियम ब्लैक सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। देखिए, मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल इस क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जब आपको लैटेराइट सॉइल की प्राप्ति कहाँ होती है, तो केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में यहाँ पे होती है, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में। ठीक है, और इधर क्या, तो डेल्टक अलुवियल सॉइल, यहाँ पे डेल्टा बनाता है। कहाँ पे, जब ये बे ऑफ बंगाल के क्षेत्रों में क्या डेल्टा बनता है, और इधर क्या होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है, ज्वारन अधमुख का निर्माण होता है। और इसमें सलाइन और अल्कलाइन सॉइल भी इसमें पाए जाते हैं। और इसे ये महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में क्या होता है, ब्लैक सॉइल होता है, जो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। कपास की उपलब्धि, कपास का इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लैटेराइट मिट्टी क्या होता है, शुष्क होने पर कठोर और गीली होने पर क्या होता है, नरम हो जाता है और फिसलन पैदा करती है। यह छिद्रपूर्ण होता है, जिस कारण से जल इसमें निकास अच्छी तरह से हो जाती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, पोटास और आयरन ऑक्साइड होता है, जिस कारण से क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। लैटेराइट मिट्टी का रंग गहरे लाल भूरे रंग से लेकर जंग लगे लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक का होता है। और लैटेराइट मिट्टी के कण का आकार क्या होता है, मिट्टी और गाद से लेकर रेत और बजरी तक का हो सकता है। और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम और कार्बनिक घटक क्या होती है, इसमें कमी देखने को मिलती है। लैटेराइट मिट्टी बंजर और खेती के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। और भारत में जानते हैं कि लैटेराइट मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट में ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ, पूर्वी और पश्चिमी घाट में यह ज़्यादा पाई जाती है। भारत के लैटेराइट को उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय लैटेराइट के बारे में लैटेराइट में डिवाइड किया गया है। और भारत में लैटेराइट मिट्टी का अच्छा विस्तार कहाँ पे, केरल और कर्नाटक में होता है। और जब ये मिट्टी जब सूखती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो इसमें जब ये देख रहे हैं कि शुष्क होने पे क्या कठोर हो जाता है, तो इसका है जो ईंट बनाने में यानी ब्रिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी ब्रिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों को उनके सही मार्गों के साथ सुमेलित करना है, कहाँ से कहाँ ये चलती है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका देख रखाव कौन करता है, तो ये IWAI यानी कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्य रूप से ये देखभाल करता है। ठीक है,
और इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में इसकी स्थापना होती है। और ये किसके अंदर में काम करती है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम नहीं करती है, आपको ये ध्यान रखना है। किसके अधीन काम करती है? तो ये क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। यानी कि बंदरगाह और जहाज मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। कौन? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखना है। और NW1 क्या करता है? NW1 ये किसको कनेक्ट करता है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा है और ये कहाँ? हल्दिया से इलाहाबाद जाता है। कहाँ? हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इलाहाबाद प्रयागराज जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये लगभग 1620 किलोमीटर का सफर ये तय करता है। ठीक है, 1620 किलोमीटर। और हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इस तरह के जो नदियाँ इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। NW2 की बात करते हैं तो नेशनल वाटरवे 2 ये कहाँ से चलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ? धुबरी से सदिया तक, धुबरी से सादिया तक ये चलता है। और NW3 की बात करते हैं तो ये कहाँ से? यहाँ पे ऑप्शन से यदि आपको 2 क्लियर हो गया तो यहाँ आपको मिलाते हुए भी आगे ऐसे ट्रिक से बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 का मिल गया, तो यानी कि एक का हो जाएगा C और 2 का D हो जाएगा। पहला का C और दूसरा का डी, यहाँ पे देख सकते हैं पहला का सी और दूसरा का डी यहाँ दे रहा है और यहाँ दे रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ NW3 यानी नेशनल वाटरवे 3 की बात कर रहा है तो ये कहाँ से? ये कोट्टापुरम से केरल तक का चलता है। ठीक है, यहाँ पे 23 नंबर देख सकते हैं कह रहा है तीसरा का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कहाँ तक? कोल्लम तक ये चलता है। और नेशनल वाटरवे 9 ये कहाँ से? तो अलपुझा कोट्टायम से अथिरामपुझा नहर में ये चलती है। कौन? नेशनल वाटरवे 9। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको तो आप मिला लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यानी कि किसका? तीसरा का ए हो जाएगा, चौथा का बी हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा तो हो गया NW1 हो गया, नेशनल वाटरवे 1 हो गया, लेकिन सबसे छोटा की आपसे पूछ दे तो इसका है जो नेशनल वाटरवे 69 ये कहाँ पे? तमिलनाडु में बहती है। तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में जलमार्ग है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है। कहाँ पे? नेशनल वाटर वे 69 ये सबसे स्मॉलेस्ट वाटर वे है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वहाँ पे प्रमुख जो जलमार्ग है उसको दिखाया गया है। तो NW1 की बात करते हैं तो ये हल्दिया प्रयागराज से चलता है। और हल्दिया से कहाँ? प्रयागराज और गंगा हुगली नदी पे बना हुआ है और 1620 किलोमीटर ये चलता है और मुख्य रूप से 4 स्टेट को कवर करता है। इसको ये भी ध्यान रखना, कितने? 4 स्टेट को कवर करता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बंगाल को ये कवर करता है। देख सकते हैं ये कि कहाँ से? प्रयागराज से कहाँ चला है? पश्चिम बंगाल के ये कहाँ? हल्दिया तक जाता है। ठीक है, और दूसरी की बात करते हैं तो NW2 की बात करते हैं तो ये 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये असम राज्य में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में ये बना हुआ है। ठीक है, और उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख माल परिवहन जलमार्ग में से एक है और कुल लंबाई के साथ ये तीसरा सबसे लंबा जलमार्ग है। जबकि दूसरा कौन है? तो NW1, NW क्या है? 4 है, ये सबसे लंबा है दूसरा। तो काकीनाडा को कृष्णा नदी के साथ नहरों, टैंकों और गोदावरी के माध्यम से ये पुडुचेरी तक जोड़ता है और इसकी लंबाई क्या है? 1095 किलोमीटर है, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा जलमार्ग है। किसके बाद? तो NW1 के बाद है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात कर लिए, 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये वेस्ट कोस्ट में है और ये केरल राज्य में स्थित है और कोल्लम से कहाँ? कोट्टापुरम तक चलता है और इसकी लंबाई क्या है? 2015 किलोमीटर देख सकते हैं। और भारत का सबसे पहला नेविगेशन, यहाँ पे थोड़ा सा इसका लंबाई पे आप एक बार सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे गलत दे दिया है शायद, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1620 है, यहाँ पे 2015 तो पॉसिबल नहीं है। भारत का सबसे पहला नेविगेशन सुविधा वाला जलमार्ग है और कोट्टापुरम, चेरथला, थुरिकुन्नन, पुझाज, कोल्लम को इसको इसमें चलती है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात करते हैं तो यह ओडिशा को पश्चिम बंगाल से यह जोड़ता है और इसकी लंबाई क्या है? 623 किलोमीटर है और ये ब्राह्मणी नदी, पूर्वी तट नहर, मताई नदी और महानदी डेल्टा पर यह फैला हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, और 6 की बात करते हैं तो ये असम राज्य में प्रस्तावित जलमार्ग है और यह बरीप नदी में लखीपुर को भांगा से जोड़ेगा और इसकी लंबाई क्या? 121 किलोमीटर और जलमार्ग सिलचर से यह मिजोरम तक को जोड़ेगा। इस तरह से प्रमुख आपको ध्यान रखना है। और जब से टोटल आपको पूछ दे कि अभी भारत में टोटल कितना है तो 111 नेशनल वाटरवेज है। ठीक है, कितना है? 111 टोटल नेशनल वाटरवेज है, ये भी ध्यान रखना है। टोटल कितना है? टोटल 111 नेशनल वाटरवेज है, आपको ये ध्यान रखना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि इसका जो लंबाई है नेशनल वाटरवे 3 का वो कितना है, आपको कमेंट में करना है। ठीक है, कि विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है, ये ध्यान रखना है। तो उत्तरी प्रशांत समुद्र मार्ग। और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कौन सा है, तो इसमें देख सकते हैं कि विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है जो सबसे व्यस्तम है। और अटलांटिक ओशन का जानते हैं कि आकार क्या होता है, एस आकार का होता है। ठीक है, एस आकार का ये आकार का होता है, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक और नीचे साउथ अटलांटिक होता है। और क्या, तो ये बीच में इधर ये यूरोप होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मैप में दिखाया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक है और इधर यूरोप है और इधर नॉर्थ अमेरिका है और दोनों के बीच में ये नॉर्थ अटलांटिक है, जिस कारण से क्या होता है अमेरिका के जो सबसे जो ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग जो सबसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो पोर्शन है और इसको यूरोप के जो पश्चिमी भाग है, दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। यानी कि इस तरह से नॉर्थ अटलांटिक के थ्रू बहुत सारा उस तरह से ट्रेड होता है, जिस कारण से यह सबसे व्यस्तम ओशन है नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया के 2 औद्योगिक रूप से विकसित भागों को ये आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाह को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को ये जोड़ता है और कुल मिलाकर शेष विश्व की तुलना में अधिक विदेशी व्यापार भी करता है और विश्व का 1/4 विदेश व्यापार इसी मार्ग में चलता है, ये ध्यान रखना है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग ये पोत यातायात के लिए मुख्य समुद्री लेन के रूप में उत्तरी अमेरिका और पूर्व एशिया को ये आपस में जोड़ता है। यहाँ देख सकते हैं क्या उत्तरी प्रशांत, यहाँ नॉर्थ पैसिफिक की बात किया जा रहा है। पनामा नहर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग के माध्यम से प्रशांत द्वीपों के एक टुकड़े को जोड़ती है। और केप ऑफ गुड होप जानते हैं कहाँ पे है, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो केप ऑफ गुड होप यहाँ पे लोकेटेड है और इस तरह से ये इंडिया में आया गया था, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। सबसे पहले केप ऑफ गुड होप के द्वारा ही आया था। अफ्रीका के दक्षिणी भागों के लिए पूर्वी एशिया और यूरोप से यह क्या करता है, कनेक्शन बैठाता है, जोड़ता है। ठीक है, तो आपको मैप के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी यानी कि जो क्या है, तो वैसे आबादी जो शहरों में निवास कर रही है उसकी प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे है, तो प्रतिशत के अनुसार कहाँ पे है सबसे अधिक, तो यहाँ पे गोवा में देखने को मिलेगा। तो कह रहा है गोवा में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा था और ये कितना था, तो 62.17%, यानी कि 100 में से 62 लोग कहाँ रह रहे हैं, तो ये रह रहे हैं नगरीय जनसंख्या यानी नगर में रह रहे हैं। हालांकि भौगोलिक क्षेत्र और कुल आबादी के हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है और इसकी संख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत है, 48.45% है। और बात करते हैं टोटल पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत की है जो 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, 31.16% क्या है, ये शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो ग्रामीण क्या है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.86% है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2001 से 2011 के बीच जो पहले, अब तो 2011 में हो गया क्या, तो शहरी 31.16 और इतना ग्रामीण 68.86% है। लेकिन पहले क्या था, तो 72% के आसपास था। कितना, तो 2001 से 2011 कितना ग्रामीण जनसंख्या था, 72 कुछ परसेंट था। ठीक है, 72% जैसे घट करके क्या हुआ, इसमें कमी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, तो ग्रामीण जनसंख्या कमा और क्या, तो शहरी जनसंख्या और बढ़ा। इसको ध्यान रखना है, इस ट्रेंड को याद रखना है कि क्या हुआ है कि ग्रामीण जनसंख्या 2001 से 2011 क्या हुआ, 72% से 68.86% हुआ, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या कमा है और शहरी जनसंख्या की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तमिलनाडु में पिछले 20 सालों में शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ी है और 1991 की जनगणना में तमिलनाडु की कुल आबादी का सिर्फ कितना 34.15% हिस्सा शहरी क्षेत्र में रहता था। आपकी अभी कितना है, 48.45%। 1991 और 96 के बीच संविधान में 74वें संविधान के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया था। और जानते हैं कि इसमें क्या हुआ, तो 12वां शेड्यूल इसमें ऐड किया गया संविधान में, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और उसमें नगर पालिका, नगर निगम बहुत सारे बनाए गए, जिस कारण से बहुत सारे उस तरह से ग्रामीण इलाके थे उसको भी शामिल किया गया था। जनसंख्या के हिसाब से भारत के कुछ प्रमुख शहर रहे कि जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब सारे जो प्रमुख मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या 4 है मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं
कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। तो आप जानते हैं किस तरह से हमारा जो देश है वो मानसून जलवायु पे डिपेंड करता है, निर्भर है। और हमारे देश के किसान जब मानसून आता है यानी वर्षा होती है तब वो खुशी खुशी से अपना क्या खेती ज़्यादा है जो अपना बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपज हो सके। और मुख्य रूप से ऐसे क्या तो धान यानी धान का जो प्रोडक्शन होता है, जूट हो गया या गन्ना हो गया, उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिस कारण से वो ज़्यादा पानी लेता है और उसको गर्मी के मौसम में ज़्यादा वर्षा होती है, जिस कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की खपत इसमें महसूस की जाती है। भारत में कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मौसम का तत्व क्या होता है? वर्षा होता है। और भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कृषि काफ़ी हद तक मानसून पे डिपेंडेंट होती है और अच्छे मानसून में फसल को पर्याप्त पानी मिलता है, जिससे उपज और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क महसूस होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। आप मान लें कि पूरे क्लास का प्रोडक्शन, यदि कोई खेत है यानी खेत का एक टुकड़ा है, एक खेत का टुकड़ा इतना है, 1 हेक्टेयर है, ठीक है, 1 हेक्टेयर है, और इतना क्या है, ये है जो 2 हेक्टेयर है, ठीक है। ये USA हो गया और ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, ठीक है, 2 हेक्टेयर में इंडिया हो गया। माना कि कॉटन या कोई कपास का उत्पादन किया जा रहा है USA के द्वारा 1 हेक्टेयर में कितना, इसमें 15 टन है जो उत्पादन किया गया, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना, 15 टन, और इंडिया के द्वारा क्या 2 हेक्टेयर में इसमें 10 टन उपजाया गया, ठीक है। या फिर 15 टन ही ले लेते हैं कि 15 टन इसको भी उपजाया गया इंडिया के द्वारा भी क्या 2 हेक्टेयर में। तो इसमें प्रोडक्शन इंडिया का देखा गया या 15 से 17 देख सकते हैं, इंडिया का लेते हैं कि 17 टन, ठीक है, 17 टन। तो हम प्रोडक्शन के मामले में देखें कि इंडिया है जो बेटर है, किससे? इंडिया बेटर है किससे? USA से बेटर है प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन यदि उत्पादकता की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, ये देखिए पूरा ये डबल है, 1 × 2, यानी कि अगर ये अच्छा होता इससे तो ये 1 हेक्टेयर × 2 हेक्टेयर, यानी कि जमीन उतना घेर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे 15 के बाद मात्र यहाँ पे 17 टन ही हो रहा है, ठीक है। इसका होना चाहिए कितना, 30 टन होना चाहिए हिसाब से, अगर वो इससे बेटर होता तब, यानी इसके डबल भी होता तब या इसके इक्विवेलेंट भी होता तब। लेकिन इसका प्रोडक्टिविटी क्या है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, यदि ये 1 हेक्टेयर में 15 टन करता है तो 2 हेक्टेयर में कितना कर देगा, 30 टन कर देगा। लेकिन 2 हेक्टेयर में ये मात्र 17 टन इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है कॉटन, जिस कारण से क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी अमेरिका का ज़्यादा है इंडिया से, लेकिन इंडिया का प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है अमेरिका से। ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। और मानसून के दौरान जानते हैं कि कमजोर या देरी से आने वाले मानसून की वजह से पानी की कमी होती है, जिससे फसल विफल हो जाते हैं और इस तरह से कभी कभी उत्पादन में कमी आती ही है। साथ में किसान के द्वारा भी आत्महत्या का केस भी देखने को मिलता है। और मानसून के दौरान गर्मियों में पानी की ज़्यादा जरूरत वाली फसल जैसे कि गन्ना होते हैं, जूट होता है और धान आसानी से है जो उगाई जा सकती है यदि पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो तो। वहीं गेहूँ और जौ जैसे फसल को मध्यम तापमान और पानी की जरूरत होती है, जिसलिए इसे सिर्फ सर्दियों में ही इसको उगाया जा सकता है। मौसम के कुछ और तत्व जो कृषि को प्रभावित करता है, जैसे इसमें हो गया तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, धूप हो गया, कोहरा हो गया, पाला, बर्फ, ओलावृष्टि, हवा, वायुदाब, ये भी है जो मुख्य रूप से कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि करा दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, तो ये वर्षा होता है, वर्षा होता है। करा सामान्य पुरुष तथा वर्णार्ध नारी से विवाह से बच्चे कैसे पैदा होंगे, किस तरह का बच्चा पैदा होंगे, ये ध्यान रखना है। तो जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस की बात की जा रही है, यानी वर्णांध की कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक जेनेटिक डिजीज होता है, जेनेटिक होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी पैदा ये आगे बढ़ते जाएगा। तो देख सकते हैं यदि महिला में क्या है कि यहाँ पे वर्णांध स्त्री की बात कर रहा है, यानी कलर ब्लाइंड। जानते हैं कि महिला का क्या होता है, तो इसका एक सेक्स क्रोमोजोम और फिर मेल का क्या होता है, XY होता है। यहाँ पे देख सकते हैं X और XY है, और दोनों जब साथ में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, दोनों स्पर्म मेल के द्वारा और फीमेल के द्वारा ओवा रिलीज किया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है, तब क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं ये बनाता है क्या, XC इस तरह इधर लड़ेगा और इधर X और Y को दोनों को मिलाया गया है। तब क्या होगा, या तो XCX बनेगा तो वाहक पुत्री बनेगा, और ये वर्णांध पुत्र बनेगा जब XCY हो जाएगा, यहाँ पे XCY हो जाएगा, ठीक है। और XCX बनेगा तो वाहक पुत्री यानी कि सामान्य पुत्री, क्या वाहक पुत्री मतलब क्या, समान हो जाएगा जैसा होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या, कलर ब्लाइंडनेस पुत्र होगा। तो इसमें जब यदि माता क्या हो रहेगी, कलर ब्लाइंडनेस, तो पुत्र क्या उसका उल्टा होगा, यानी बेटा होगा क्या, कलर ब्लाइंडनेस। जबकि यदि पिता होगा, यदि पिता यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होगा, तब माता ये क्या होगा, बेटी
जो पैदा होगी वो क्या होगी, ये होगी बेटी, क्या हो जाएगी, ये कलर ब्लाइंड हो जाएगी। कलर ब्लाइंड कौन होगी, बेटी हो जाएगी। क्या, बेटी हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जबकि सामान्य लड़का इसमें पैदा हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें वर्णांत नारी है, तो यहाँ पे बाहर पुत्र हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। पुत्र क्या, कलर ब्लाइंडनेस, और पुत्री यह जो नॉर्मल हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, वैसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो जानते हैं कि वैसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या इसे एडीएच या आर्जिनिन वैसोस्पिरिन भी कहा जाता है, एबीपी कहा जाता है। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच वैसोप्रेसिन को एडीएच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को क्या करता है, कम करता है। एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक मतलब क्या, यूरिया, यानी कि जो मूत्र विसर्जन को इसमें क्या करेगा, ये कम कर देगा। ठीक है, आर्जिनिन वैसोस्प्रिन, ये वैसोस्प्रिन को एबीपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वासोप्रेसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो शरीर के ऑस्मेटिक संतुलन, रक्तचाप, सोडियम होम्योस्टेसिस और गुर्दे की कार्य प्रणाली को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। और इसे हाइपोथैलेमस, जानते हैं कि हाइपोथैलेमस बीपीएससी पीटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया हाइपोथैलेमस के बारे में, कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे किस तरह से थर्मस में पानी रखते हैं तो वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उसी तरह से टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कौन, हाइपोथैलेमस, और हमारे शरीर को उस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, और ये पश्च पिट्यूटरी ग्रंथ से छोड़ा जाता है या संग्रहित किया जाता है, यानी कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से संग्रहित किया छोड़ा जाता है। जब शरीर बहुत अधिक मात्रा में एडीएच का उत्पादन करता है तो यह जल प्रतिधारण का कारण बन सकता है, जिससे रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, भटकाव, थकान, या इस तरह से यहाँ पे सोडियम लेवल का भी गिरना इसमें हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है, क्या, वैसोप्रेसिन करता है, जिस कारण से इसका नाम दिया गया है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न कि कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो इसका आंसर किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला होने की वजह क्या होता है, इसमें मौजूद होता है यूरोक्रोम होता है। और यह वर्णक हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। किसके टूटने से बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, यह हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो लाल रक्त कोशिका में मौजूद ये प्रोटीन होता है, क्या है, प्रोटीन है। और यह हर दिनों लाखों लाल रक्त कोशिकाएं नवीनीकृत होती है, और इसलिए शरीर को पुरानी कोशिकाओं को तोड़ने की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन टूटता है और यूरोक्रोम क्या है, जो बनता जाता है। और मूत्र का रंग साफ से लेकर हल्के पीले से लेकर गहरे पीले से लेकर अंबर या भूरे रंग का भी हो सकता है, और कभी कभी नारंगी या लाल रंग भी हो सकता है, या हरा रंग भी हो सकता है। और मूत्र का गहरा पीला रंग यह संकेत देता है कि व्यक्ति को पानी की कमी है और उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पीना चाहिए। और विटामिन जैसे कि राइबोफ्लेविन B2 और कोआलाबिन B12 भी मूत्र को फ्लोरोसेंट पीले हरे रंग का बना सकता है। बीटा कैरोटीन या विटामिन सी की अधिकता से मूत्र का रंग गहरा पीला या नारंगी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण यहाँ पे नहीं है, कौन सा इसमें दोनों के कारण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सहलग्नता, इसमें लिंकेज के कारण, क्या, लिंकेज में क्या होगा कि माता और पिता के जो डीएनए है जो माता और पिता का बच्चों में जाएगा, जिस कारण से भाई और बहन का क्या होगा, उसमें ज़्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलती। हालांकि म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है, जिस कारण से हमारा ये बायोडाइवर्सिटी भी चल रहा है। ठीक है, कराए भाई बहनों के बीच भिन्नता के कुछ कारण है, जैसे कि अनुवांशिकता भी है, कि भाई बहन अनुवांशिकता साझा करते हैं लेकिन अलग अलग जीनों को ये विरासत में लाते हैं, कि माता और पिता के दोनों का डीएनए भी कभी कभी म्यूटेट होकर दोनों अलग करता है, जिस कारण से हमारा, जैसे कि एक माता पिता का 2 संतान होता है तो दोनों संतान का कुछ न कुछ उसके चेहरे से लेकर शरीर के अन्य बनावट में भी डिफरेंस होता है। पर्यावरण भी डिपेंड करता है, और जीनों का स्वतंत्र वर्गीकरण भी, कि जीनों का स्वतंत्र वर्गीकरण भाई बहनों के बीच में भिन्नता का कारण होता है। क्रॉसिंग ओवर भी भाई बहनों के बीच भी भिन्नता का कारण होता है, यानी कि जिनका डुप्लीकेशन या जीनों का क्या होता है, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हो जाता है। उत्परिवर्तन की बात करते हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन भी भाई बहन के बीच में भिन्नता का कारण बनता है। तो ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारण से भाई और बहन के बीच में जो डिफरेंस पैदा होते हैं वो देखने को मिलते हैं। हालांकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जुड़वा बच्चा पैदा होता है, जिसके कारण ही बोला जा रहा है सहलग्नता के कारण भाई बहन के बीच में भिन्नता नहीं होती है, ये लिंकेज के कारण होता है। और ये जुड़वा के केसों में, जुड़वा बच्चों के केसों में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहलग्नता हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और सहलग्नता लिंकेज की खोज किसने किया था, ये बैटसन ने किया था, बैटसन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं
सेल्वर्सन, सेल्वर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है, सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? तो इसके किसके लिए? तो सिफिलिस के लिए किया गया था, सिफिलिस के लिए। और सिफिलिस और गिनोरिया और एड्स ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संबंधित रोग है और भी अन्य कारणों से ये फैलता है, जैसे कि आप किसी का इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपके शरीर में चला जाए या वो स्पर्म के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू जाता है तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस पर कह रहा है कि साल्वर्सन एक आर्सेनिक युक्त दवा का इस्तेमाल है जो सबसे पहले सिफिलिस के इलाज के लिए किया गया था। और साल्वर्सन को जादुई गोली के नाम से भी जाना जाता था। साल्वर्सन की खोज किसने किया था? पॉल एलिस ने किया था। पॉल एलिस ने 1910 में किया और 1940 के दशक में एंटीबायोटिक दवा की खोज होने तक साल्वर्सन सिफिलिस के इलाज के लिए मुख्य दवा के रूप में कार्य कर रहा था। आर्सेनिक यौगिकों का इस्तेमाल 1860 से 1940 के दशक तक कीटनाशक के रूप में किया जाता था और इसका इस्तेमाल रंग द्रव्य के रूप में भी किया जाता था, ठीक है, कलर पिगमेंट के रूप में। और आर्सेनिक यौगिकों का इस्तेमाल लकड़ी को संरक्षित करने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं इसका इस्तेमाल मिश्र धातु एलॉय बनाने में और चिकित्सा में, और हिपोक्रेट्स ने अल्सर और फोड़े के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो आर्सेनिक पेस्ट का इस्तेमाल किया। आर्सेनिक का इस्तेमाल कैंसर कीमोथेरेपी में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको एक चीज और भी याद रखना है कि कैडमियम की अधिकता के कारण क्या होता है? इटाई बीमारी होता है। क्या? इटाई डिजीज होता है। और फिर एक याद रखना है कि नाइट्रेट की कमी से क्या होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है? अधिकता की बात कर रहा है यहाँ पे, अधिकता, ठीक है। ये पॉल्यूटेंट्स है, उस तरह से प्रदूषक है जिस कारण से क्या होता है नाइट्रेट के, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इटाई डिजीज को कहते हैं औच डिजीज। औच मतलब आप देखे होंगे कि औच मतलब क्या होता है? दर्द हो रहा है, ठीक है, औच डिजीज भी इसको कहते हैं। औच मतलब हड्डियों जोड़ों में इस तरह से दर्द होता है और इस तरह से आवाज निकलता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये नाइट्रेट के क्या होता है? ब्लू बेबी डिजीज होता है, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और फिर बात करते हैं तो कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फिर क्या होता है? और फिर मरकरी के अधिकता के कारण क्या होता है? मरकरी से मिनामाटा डिजीज होता है, मिनामाटा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो आंत्र अंकुरों के संदर्भ में बताया गया कि इसमें कौन से कथन सही नहीं है। तो उसमें सूक्ष्म अंकुर होते हैं, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे अंकुर होते हैं, और इसमें सतही क्षेत्र इसमें क्या होता है? बढ़ जाता है, धीरे धीरे ये सतही क्षेत्र क्या होता है? बढ़ते जाता है। और इसके भीतर कोशिकाएं और लैक्टियल वाहिका भी इसमें प्रयुक्त होते हैं। और ये केवल देखिए जहाँ पे केवल आपके ऐसे शब्द मिलते हैं तो उसको आपको गलत मान के चलना है, या फिर आपको कंफर्म है तो आप उसको चयन कर सकते हैं। तो केवल वसाओं का पाचन नहीं करता है, और भी इसके अन्य तत्व है जिसका ये पाचन करता है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी ये 3 क्या है? सही है, जो आंत्र अंकुर के बारे में बताया गया है। थाइमस ग्रंथि से निम्न में किस हार्मोन का विमोचन होता है? तो ये बताया गया है, तो इसमें आंसर थाइमोसिन हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे थाइमस पाया कहाँ जाता है? तो यहाँ पे कहाँ? तो ये देख सकते हैं कहाँ? ये थाइमस लोकेटेड है, थाइमस। और यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? स्प्लीन है। और ये देख सकते हैं क्या है? लंग्स है। यहाँ लंग्स और 2 लंग्सों के बीच में क्या है? ये थाइमस पाया जाता है। और ये क्या है? डायफ्राम है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन टी कोशिकाओं के विकास और इसकी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी में ये मदद करता है। और टी कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होता है, ये जान ले। टी कोशिका क्या होता है? WBC होता है। जो WBC का मेन फंक्शन क्या होता है कि शरीर को है जो रोगों से लड़ने की क्षमता ये प्रदान करता है। थाइमस ग्रंथि थाइमोपोएटिन और थाइम्यूलिन जैसे हार्मोन भी बनाती है। थाइमस ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथ और अधिवृक्क ग्रंथियों के विकास को विनियमित करने और यौवन की शुरुआत करने में भी मदद करती है। यानी कि धीरे धीरे शरीर में क्या होता है, जिस तरह से अपना जवानी फूटता है तो ऐसे ये टी सेल या थाइमस ग्रंथि है जो विकसित होता चला जाता है। और फिर देख सकते हैं थाइमस ग्रंथि बचपन के दौरान सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और फिर धीरे धीरे और भी एक इसकी संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण से ये इसका इफेक्ट शुरू से कम होता जाता है। जन्म से पहले ही थाइमस ग्रंथि टी कोशिका बनाना शुरू कर देता है, इसको ध्यान रखना है। और यौवन तक पहुंचने तक शरीर में सभी जरूरी टी कोशिका क्या हो जाती है? सभी जो जितनी सारी टी कोशिकाएं होती है, जैसे जैसे आप जवान होते हैं वो है जो उसमें उपलब्ध हो जाती है। यौवन के बाद थाइमस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। क्या होता है? कम होने लगता है। और इसकी जगह क्या होता है? वसा यानी फैट है जो जगह लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? तो इसका आंसर देख सकते हैं कि सुक्रालोज है, एक ऐसा रसायन जिसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को मीठा करने के लिए किया जाता है। और यह सुक्रोज का ट्राइक्लोरो है जो व्युत्पन्न है, और इसका स्वाद और दिखावट क्या है, चीनी जैसा होता है, और यह पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यह क्या है, सुक्रालोज है। ऑप्शन ये क्या है, सुक्रालोज। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, अस्पार्टम भी कहते हैं, क्या अस्पार्टम भी कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसका यहाँ पे मीटर गया है, सॉरी, स्पार्टम को तो कहा जाता है आर्टिफिशियल सुक्रालोज। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर किसको कहा जाता है, स्पार्टम को। ठीक है, जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स या फिर उस तरह से जो पेय पदार्थ है उसमें थोड़ा स्प्राइट जैसे देखते होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, जिस कारण से क्या इसमें स्पार्टम मिलाया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है। यहाँ पे सुक्रालोज कर ले, यहाँ पे मीटर गया है सुक्रालोज। ठीक है, सुक्रालोज इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो जब दो पृष्ठों को, दो सतहों को जब बलपूर्वक दबाया जाता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण की वृद्धि देखने को मिलती है। क्या होता है, घर्षण वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। जब जानते हैं कि जब कोई गति करते रहता है वस्तु तो उसमें क्या होता है, घर्षण क्या करता है, उसके विपरीत है जो फोर्स लगाता है उसको रोकने का ये प्रयास करता है घर्षण। और जितना ज्यादा चिकना वस्तु रहेगा, ठीक है, उतना ही घर्षण क्या होगा, ये कम लगेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाता है। और निम्न में कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक होता है यानी मेटेलिक होता है? तो यहाँ पे आपको बुक में ऐसा दिया गया होगा, तो आप इसको सुधार कर लें और यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लें, सीजियम हो जाएगा, सीजियम। करा सीजियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा यह मेटेलिक एलिमेंट्स होता है, धात्विक तत्व होता है। और फ्रांसियम सबसे ज़्यादा धात्विक और रेडियोधर्मी तत्व होता है। और बेरियम की बात करते हैं तो एक नरम चांदी जैसा धातु है, और ये प्रकृति में मुख्य रूप से बेरियम सल्फेट या बेरियम कार्बोनेट के रूप में यह पाया जाता है। बेरियम की उच्च रासायनिक अभिक्रियाशीलता के कारण यह प्रकृति में कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। और बेरियम का परमाणु भार क्या होता है, 137.37, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 56 होता है। ठीक है, और बेरियम का इस्तेमाल तेल और गैस कुओं के लिए ड्रिलिंग तरल पदार्थ में भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल पेंट और कांच बनाने में किया जाता है। और बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परीक्षण करने और जठरांत्र संबंधी मार्ग के एक्सरे लेने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर आप बुक के अनुसार यहाँ पे जो भी है उस तरह से फैक्ट को पूरी तरह से वेरीफाई करके चेक करके बनाया जा रहा है, ताकि आप उसको बुक में है जो भी सुधार कर ले, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले। ठीक है, निम्न में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो आपने देखा होगा कि रंग के आधार पे इसका क्या, तो इसका है जो बंटवारा नहीं किया गया है तत्व के रंग के आधार पे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और संयोजकता यानी वैलेंसी की बात करते हैं तो इसके आधार पे किया जाता है। परमाणु आकार और 72 कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, वैलेंसी होता है। जो संयोजकता होता है उसके आधार पर इसका है जो क्या आवर्त सारणी में इसके तत्वों की स्थिति के बारे में बताया गया है। आप जानते हैं कि टोटल क्या होता है, तो इस तरह से आप देखते होंगे ये क्या होता है, टोटल ये 7 क्या होता है, 7 होता है। और ये इस तरह से देखे होंगे ये क्या है, 18 है। टोटल ये 18, यहाँ पे 18 ग्रुप, 7 ग्रुप और 18 पीरियड इस तरह से दिया गया है, आपको देख सकते हैं। ये क्या है, आपको ध्यान रखना है। तो 7 और 18 आपको बस दोनों को याद रखना है, इसके नंबर को याद रखना है। ठीक है, कह रहा है तो इसमें कह रहा है संयोजकता की बात करते हैं तो पहले 1 से 4 इसमें देखते हैं कि इस तरह से डिजाइन किया गया कि हा ही लीबे बकनो फने नमगलसी पसकलर ककास्ती बक्रमन फेकोनी क्यूजन गागे ऐसे बरकर, इस तरह से आपको जो एलिमेंट्स है उसको नाम याद रख सकते हैं। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले है जो मेंडलीव ने स्टार्ट किया था, मेंडलीव ने है जो आवर्त सारणी बनाया था, लेकिन वो किस पे बनाया था, एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान पे बनाया था। क्या, तो द्रव्यमान पे बनाया था। लेकिन इसके बाद क्या आया, मोस्ले ने क्या किया, इसके बाद बीच में डोवेर्नर आता है जो ट्रेक सिस्टम लाता है, यानी 3 एलिमेंट्स को एक जगह एटॉमिक मास को एवरेज करके बनाया जाता है डोवेर्नर के द्वारा। इसके बाद मेंडलीव के बाद डोवेर्नर, और डोवेर्नर के बाद कौन आता है, तो इसके बाद आता है मोस्ले। क्या आता है, मोस्ले। और मोस्ले क्या देता है, एटॉमिक नंबर के आधार पे, यानी कि क्या, परमाणु क्रमांक के आधार पे इसको, परमाणु क्रमांक के आधार पे इसको बनाता है, इसकी स्थिति को है जो वो दिखाता है।
ठीक है। तो इसमें कह रहा है संयोजकता तो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 0 तक घटती है। और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे यहाँ पे देख सकते हैं समूह में ऊपर से क्या है नीचे की ओर, यानी इधर से ऐसे जाने पे क्या होता है कि ये वैलेंसी संयोजकता क्या होता है अपरिवर्तित रहता है, समान रहता है। और पहले 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर 4 से क्या होता है 4 से फिर 0 तक ये घटता रहता है। परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो ये पूछा जाता है कि बाईं ओर से दाईं ओर यानी इधर से इधर जाने पे क्या होता है ये घटता है, और ये ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है इसका अपोजिट होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है। और धात्विक गुण यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है ये घटता है ऊपर से, यानी बाएं ओर से दाएं पे क्या होगा घटेगा, और नीचे से ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है। और विद्युत धनात्मकता की बात करें यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है ये घटता है क्या, तो आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पे, आवर्त में बाएं ओर से दाएं जाने पे। ठीक है। तो 18 क्या है आवर्त है और ये ग्रुप है समूह है कितने हैं वो कितने हैं तो 18 ग्रुप है और 7 क्या है आवर्त है, इसको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या कह रहा है कि विद्युत धनात्मकता क्या होता है आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पे, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पे क्या होता है ये घटता है और ये बढ़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और विद्युत ऋणात्मक निगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है ये बढ़ती है क्या, तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पे, बाईं ओर से इधर दाईं ओर जाने पे क्या होता है आवर्त में ये बढ़ती है, और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या होती है ये घटती है। इसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे कितने ग्रुप है और कितने ये आवर्त है आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। यदि एक बार हमसे कुछ बोलने में मिस्टेक भी होता है तो आप इसको एक बार समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है। आपको 11 12 या 9 10th में साइंस पढ़े होंगे तो आपको काफ़ी ये अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है, तो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है मेटेलोइड्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम ऐसे उपधातु होते हैं, और आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के बीच में स्थित तत्वों का उपधातु कहा जाता है, और इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। इसमें सामान्य तौर पर अधातु के रासायनिक गुण होते हैं और ये किसी भी तरह के संरचनात्मक इस्तेमाल के लिए बहुत ही भंगुर देखने को मिलते हैं। आर्सेनिक एक उपधातु है जिसका प्रतीक क्या है AS है, और ये कई खनिजों में पाया जाता है, आमतौर पर सल्फर और धातुओं के संयोजन में। सिलिकॉन एक क्या है उपधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स में किया जाता है, क्योंकि क्या है ये एक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और जो फोटोवोल्टेक सेल होता है जो सोलर एनर्जी में लगाया जाता है वो किसका बना होता है, उसमें भी सिलिकॉन होता है जो सेमीकंडक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसको ऑप्शन को सुधार करना है, इसमें पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको पायरोमीटर तक इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत ज़्यादा तापमान जैसे सूर्य के टेम्परेचर को मापना है तो इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें सुधार कर लेना है जो आपको बुक में दिया गया है। पायरोमीटर एक तरह का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है और यह वस्तु के विकिरण को मापकर काम करता है। पायरोमीटर का इस्तेमाल भट्टियों में भी तापमान मापने के लिए किया जाता है, और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, वेजवुड के द्वारा किया गया। जोसिया वेजवुड के द्वारा पायरोमीटर का खोज किया गया था। और यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिला है। पायरो का मतलब होता है आग या बहुत ज़्यादा तापमान, और मीटर का मतलब होता है मापन। ठीक है। और ये ताप विद्युत तापमापी का इस्तेमाल 2 अलग अलग धातुओं के तारों के जोड़कर तापांतर युग्म यानी थर्मोकपल बनाकर तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका यही ऑप्शन में दिया हुआ था। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है, या पहला ऑप्शन इसको सही मान के चले कि पायरोमीटर या ताप विद्युत तापमापी, जैसा हमने ऐसे इस तरह से यहाँ पे सुधार करा लिया है, लेकिन आपको ताप विद्युत तापमापी भी है तो भी ये सही हो सकता है। ठीक है, कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब वाटर का प्यूरीफाई करते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होता है। आप देखोगे घर में जो वाटर प्यूरीफायर लगा होता है वो किसका बना होता है, उसमें कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का फंक्शन काम करता है, यानी कि विपरीत परासरण। क्या RO, इसके इसलिए बोला जाता है इसको RO वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका नाम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, या विपरीत परासरण इसको बोलते हैं। तो विपरीत परासरण प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है, तो जल को शोधन करने में किया जाता है, और यह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवांछित रासायनिक, यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और जैविक दूषित पदार्थों को पानी से निकाल दिया जाता है और पानी को शुद्ध किया जाता है। शोधन प्रक्रिया निलंबित कणों जैसे कि परजीवी बैक्टीरिया, शैवाल, वायरस और कवक की एकाग्रता को यह कम करती है।
विपरीत परासरण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एक बड़े हिस्से को पानी के दबाव से निकालने के लिए एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी से बड़ी संख्या में क्या तो दूषित पदार्थों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और विपरीत में परासरण की ऐसा प्रक्रिया है जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और जबकि परासरण स्वाभाविक रूप से क्या है आवश्यक ऊर्जा के बिना होता है। और परासरण की प्रक्रिया को उलटने के लिए आपको अधिक खारे विलयन के लिए उस ऊर्जा लागू करने की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी थोड़ा सा विपरीत, इस तरह से स्टेटमेंट काफ़ी क्लियर नहीं है। यहाँ तक आपको ये बस समझ लेना है कि इसका उपयोग रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इसका वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या गलत है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है। तो जानते हैं कि फूड चेन के माध्यम से इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, थर्ड टर्शियरी प्रोड्यूसर से ऊपर की ओर ये जाता रहता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय के रूप में होता है। इस तरह से क्या एक दिशीय के रूप में इसका डायरेक्शन फ्लो होता रहता है। क्या ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी का फ्लो किया जाता है, यानी यह समझ सकते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। क्या होता है, ये बढ़ती जाती है। क्या होता है, ये यहाँ पे बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। क्या होता है, ये बढ़ती जाती है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत होता है। उत्पादक सौर ऊर्जा के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है और बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि यहाँ पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है। हमने पहले आपको है जो एनर्जी पिरामिड पढ़ा चुका है, उसको आप पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह से जो चयन होता है, और वो जब श्वसन लेते हैं और उसका विघटन होता है तो इस तरह से पानी और मिट्टी में उसका पोषक तत्व है जो मिलता जाता है। और इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक अचक्राकार, यानी किस तरह से एक सर्कल में नहीं होकर के क्या तो इसमें अचक्राकार होता है। और पोषक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है, तो चक्राकार होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी इसको है जो ध्यान रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, अचक्राकार, और पोषक तत्व का प्रवाह क्या होता है, इस तरह से चक्राकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, यानी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है वो किसमें इसको शामिल नहीं किया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही, उसको शामिल किया गया, टाइगर रिजर्व को शामिल किया, लेकिन इसमें बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें बात नहीं की जाती है। हालांकि बाद में इसमें क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारा होता, बहुत बड़ा होता है, उसी के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य ये बनाया जाता है। ठीक है, तो जब इसको शामिल किया जाता है तो वो भी ऑटोमेटिक है जो उसको शामिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये बाद में किया गया था, जो अमेंडमेंट होता है तब, लेकिन 1972 के अनुसार ये शामिल नहीं किया गया। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश के वन्यजीवों को सुरक्षा देने और अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए यह बनाया गया था। इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कितनी 6 अनुसूचियां हैं, इसमें अलग अलग स्तर की सुरक्षा भी दी जाती है। और अनुसूची 1 और 2 के दूसरे भाग में आने वाले प्रजातियों को पूरी सुरक्षा मिलती है और इन पर अपराध करने पर सबसे ज़्यादा सजा का प्रावधान है। यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में से है जो स्पेसिस आते हैं। 3 और 4 अनुसूची में संरक्षित प्रजातियां होती है, लेकिन इस पर कम सजा का प्रावधान दिया गया है। और अनुसूची 5 में उन जानवर को शामिल किया गया जिसका शिकार किया जा सकता है। ये कौन सा कहाँ पे दिया गया, अनुसूची 5 में दिया गया है, जिसको हम है जो जैसे कि शिकार किया जा सकता है, इसको दिया गया है। और अनुसूची 6 में कह रहा है कि शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण राजीव, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं। इसके तहत वन्यजीवों के आवासों का प्रबंधन किया जाता है और इसके तहत वन्यजीवों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम ने आखिरी बार साल 2022 में संशोधन किया गया है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आगे हो सकता है इसके अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला पुरस्कार है कि चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है। तो लेखक इसके कौन है, तो इसका जयतीर्थ राव है, जयतीर्थ राव। इसका आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया, जयतीर्थ राव के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था। तो इसको लागू कब किया गया था, 1994 में इसको लागू किया जाता है। रेड पांडा यहाँ देख सकते हैं, ये बांस के खेतों में ज़्यादा बांस के प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ पे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण के लिए लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब होती है, 1996, यहाँ नहीं 1994 में होता है। कहीं कहीं 1996 भी दिया रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1994 में होता है। और इस परियोजना का शुरुआत पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से किया था।
ठीक है, लाल पांडा के बारे में जानते हैं क्या एलुरस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। किसका? एलुरस वंश का है जो एक जीवित सदस्य है, ये भी ध्यान रखना है। और यह स्तनपाई है जीव हिमालय क्षेत्र के अलावा नेपाल, भूटान, दक्षिणी चीन और म्यांमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है कि रेड पांडा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो भारत के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। भारत और चीन दे देगा, ऐसे दे देगा तो, लेकिन नेपाल, भूटान, दक्षिणी चीन और म्यांमार सहित भारत में भी ऐसा पाया जाता है। लाल पांडा को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की श्रेणी में कहा, रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। क्या इंडेंजर्ड, इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। क्या रखा गया? इंडेंजर्ड रखा गया है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत से कानूनी संरक्षण प्राप्त है, यानी कि इस पर अगर कोई शिकार करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजा देने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। लाल पांडा को सिक्किम का राज्य पशु भी बनाया गया है। सिक्किम का यह राज्य पशु है क्या? रेड पांडा। रेड पांडा क्या है? बांस पर निर्भर करता है, जो बैम्बू होता है, बैम्बू ट्री में ज़्यादा इसमें इसके है जो कलेक्शन में देखा जाता है। और इसके संरक्षण के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। कब? हर सितंबर के तीसरे शनिवार को। साल 2008 के बाद से लाल पांडा को लुप्त प्राय पशु की श्रेणी में भी रखा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति का क्या कहलाता है। तो जानते हैं कि जो वनस्पति क्षेत्र वैसे होते हैं, जो वनस्पति पाए जाते हैं कहाँ पे, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे कि कांटा, नागफनी, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इस तरह से मरुद्भिद पौधे होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी डेजर्ट में पाए जाते हैं। और उसकी पत्तियाँ क्या होती है? ये पत्तियाँ उसकी छोटी छोटी होती है और उसमें ये कांटा का रूप ले लेता है। और उसके तना भी होता है जो क्लोरोफिल का ये प्रोडक्शन, क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है? ये भोजन को संग्रहित करता है, तैयार करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका पत्तियां है जो छोटा होता है या न के बराबर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जीरोफाइट हो जाएगा। जीरोफाइट कहाँ? ये डेजर्ट में होता है। जबकि ट्रोपोफाइट होता है जो जल और यानी कि गर्मी और जल यानी ठंडा वैसे क्षेत्रों में भी ये बारी बारी से उगता है, पैदा होता है, इसको ट्रोपोफाइट बोलते हैं। हेलोफाइट की बात करते हैं तो ये कहाँ? तो वैसे जैसे खारा जल या जो सलाइन वाटर होता है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, इसको हेलोफाइट बोलते हैं। जबकि लिथोफाइट की बात करते हैं तो लिथोफाइट का तो क्या होता है? लिथ मतलब होता है स्टोन, और वैसे जैसे रॉक या चट्टान या उस तरह से पहाड़ों पर वैसे जो छोटे छोटे झाड़ी या वैसे जो कुछ उत्पन्न होते हैं पौधे, तो उसको लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये जीरोफाइट का होता है, ये क्या जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें क्या होती है? वो नीचे की ओर ज़्यादा नीचे की ओर जाती है ताकि वो अंदर से पानी को संग्रहित कर सके, पानी को ला सके। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है जो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। ठीक है, और इसका ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, इसको ध्यान रखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। क्या? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। किस देश के शोधकर्ता ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज किया है? इस तरह से ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी है, इसका खोज किसने किया है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इटली के खगोलविदों ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का उपयोग करते हुए अदृश्य आकाशगंगा की पहली छवि ली है। और इस आकाशगंगा को क्या कहा गया? अदृश्य कहा जा रहा है क्योंकि उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। और ब्लैक होल के बारे में तो आप जानते हैं कि ब्लैक होल में कोई भी ऐसा ब्लैक होल होता है जहां से इतना उसका ग्रेविटी होता है कि प्रकाश भी यदि इंटर कर दे तो वहां से वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, और उसका ग्रेविटी क्या होता है? बहुत हाई होता है। आइंस्टीन के सिद्धांत में कहा गया है कि एक द्रव्यमान वितरण एक गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में कार्य कर सकता है जो प्रकाश को मोड़ता है। और इटली के खगोलविदों की एक टीम ने इस विचार का उपयोग अदृश्य आकाशगंगा की पृष्ठभूमि को देखने के लिए किया है। और अदृश्य आकाशगंगा मिल्की वे की दर से लगभग 1000 गुना यह अधिक गति से ये तारे को बनाता है। और अपने शोध में बताया वैज्ञानिकों ने कि गैलेक्सी बिग बैंग के बनने के 2 अरब साल बाद यह बना था। इस अविश्वसनीय अवलोकन की छवि के लिए टीम ने चिली में, कहाँ पे? चिली में अल्मा यानी अट्टाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे? तो चिली में किया है। कहाँ पे? चिली में किया है। विपणित अधिशेष, इसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस इसका मतलब क्या होता है कि किसानों के द्वारा उत्पादन को बाजारों में बेचने के बाद जो अंश होता है वही कहा जाता है। तो विपणित अधिशेष कहता है कृषि से जुड़ा एक शब्द है। इसका मतलब क्या है? किसान द्वारा अपनी फसल का वह हिस्सा जो बाजार में क्या बेचा जाता है, या फसल के अधिशेष का हिस्सा होता है जिसे लाभ के लिए बेचा जा सकता है। किसान जब अपनी फसल बेचता है तो वह अपने खेत को बनाए रखने और उसे चलाने की लागत को पूरा करता है। आप जानते हैं क्या होता है जब किसान, माना कि उस तरह से हमारे जानते हैं कि बिहार में क्या है, ऐसा खेती होता है जो एक कंजम्पशन के लिए होता है, यानी कि
खुद ही खाता है, खुद ही मतलब उसका प्रोडक्शन इतना कम होता है कि अपना खुद खाने पीने में ही है जो खत्म हो जाता है। पूरी तरह से कॉमर्शियल मार्केट नहीं है बिहार में, जिस कारण से ऐसा बहुत सारे है जो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 आ रहा है, जिस कारण से है जो कॉमर्शियल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है कि यानी वैसे खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कमर्शियल रूप से काम करे, वैसे ये क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा रहा है जो क्या है, कैश क्रॉप हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसानों के द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश जब बच गया खाने पीने से, तो सरकार वो क्या किसान क्या करता है, वो बाजार में बेच देता है, उसी को कहा जाता है विपणित अधिशेष यानी मार्केट सरप्लस। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को किस वर्ष शामिल किया गया था, तो इसको 2010 में शामिल किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने साल, आप ये भी ध्यान रखना है कि एचडीआई रैंकिंग कौन जारी करता है, एचडीआर रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 2010 में मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया जीआईआई को, और यह रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट की 20वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित की गई थी। यह लैंगिक असमानता सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने का एक तरीका है। यह सूचकांक लैंगिक असमानता के कारण होने वाले संभावित मानव विकास हानि का प्रतिशत दर्शाता है। इसमें 0 का मतलब क्या है कि कोई खोया अवसर नहीं है, और 1 का मतलब क्या है कि एक पूर्ण अवसर हानि है। लिंग विकास सूचकांक और लिंग सशक्तिकरण उपाय को भी साल 1995 में मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था, और इन मापों का मकसद मानव विकास सूचकांक में लिंग से जुड़े आयाम को जोड़ना था। ठीक है, यानी इसमें काम किया जाता है क्या, जेंडर इक्वालिटी पे काम करने का इसमें प्रयास किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन कि उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है, तो उन्नति हुड्डा क्या करती है, तो ये उन्नति हुड्डा का संबंध बॉक्सिंग से है। अनाहत सिंह का संबंध किससे है, स्क्वैश से है। जबकि दूती चंद के बारे में आप जानते हैं क्या है, एथलेटिक्स से संबंधित है, ये रनिंग करती है, एथलेटिक्स। ठीक है, अमित पंघाल के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या है, बैडमिंटन से संबंधित है। यानी कि क्या है, तो अमित पंघाल के बारे में आप जानते होंगे क्या है, 3 का क्या हो जाएगा, आपने ए सुना, 3 का ऑप्शन ए यहाँ पे अगर सही है तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से भी ऑप्शन अगर कोई एक भी आपको याद रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सेट नंबर 21 का डिस्कशन कंप्लीट किया है, और यह वीडियो आगे जारी रहेगा। इसमें 7500 बुक का टोटल इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम पूरे क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, और इसमें देख सकते हैं कि इसमें एनसीईआरटी के आधार पर प्रश्नों को इसमें बनाया गया है, और ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपके वनडे एग्जाम्स जितने होते हैं जैसे कि पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए आदि एग्जाम्स होते हैं, या बीपीएससी टीचर ही एग्जाम हो, वैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। वैसे ही प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। यदि आप पूरे सीरीज को कंप्लीट रूप से देखते शुरू से आते हैं तो आपको एक दिमाग में विकसित ऐसा हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सफल रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद, और इसका टोटल 21 यहाँ पे सेट कंप्लीट किया गया है, आगे जारी किया जाएगा, और इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको अपलोड किया गया है, और भी कुछ जो बचा है उसको है जो अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद, और टेलीग्राम एडुटेरिया चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।